हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन एक्सरसाइज सॉल्यूशन में एग्जांपल नंबर 4.11 करने जा रहे हैं। एग्जांपल क्या बोल रहा है कि पैसेंजर अराइविंग इन न्यू टाउन विशेस टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू होटल। स्टेशन से होटल जाना उसका, ये स्टेशन है, यहां से इसको होटल पे जाना है। कहाँ जाना है? होटल पे जाना है। अच्छा, और होटल लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे ऑन स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड पे कितना अवे? 10 किलोमीटर। पर आप अगर न्यू सिटी में गए हो तो टैक्सी वाला तुम्हें क्या क्या करेगा? घुमा के लेके जाएगा। क्या करेगा? घुमा के ले जाएगा। ए डिसऑनेस्ट कैबमैन टेक्स हिम अलोंग ए सर्किटियस पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग एंड रीचेस द होटल इन 28 मिनट। अब ऑटो वाला क्या करेगा? तुम ऐसे घुमा फिरा के ले जाएगा, ऐसे करके कोई दूसरी रास्ते से, शॉर्ट वाले से नहीं ले जाएगा। तो ये था रास्ता 23 किलोमीटर और यहां तक जाने में इसको टाइम कितना लगा? 28 मिनट। दिस इज किलोमीटर, दिस इज मिनट। एक काम करो, इसको ओवर में बदल दो। तो ओवर में बदल दोगे तो 28/60 ओवर। ओके, अब आगे क्वेश्चन को पढ़े। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी? जो कैब है ना, उसकी एवरेज स्पीड पूछी है और एवरेज वेलोसिटी पूछी है, और पूछा है कि आर द टू इक्वल। ओके, तो पहला पार्ट है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। आपको पता है एवरेज स्पीड होती क्या है? एवरेज स्पीड टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। टोटल पाथ लेंथ कितना? 23 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना? 28/60 ओवर 28/60 ओवर। इसको फर्दर सॉल्व करो तो 60 ऊपर चला गया। 23 इंटू 60 डिवाइड बाय 28। इसको सॉल्व कर लेना। तो ये स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। इसको कैलकुलेटर से खुद सॉल्व कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोल रहा है? बी पार्ट तुम्हें बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी फटाक से बताओ, एवरेज वेलोसिटी होती क्या? एवरेज वेलोसिटी होगी नेट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, वो होगा ना, वो कितना है? 10 किलोमीटर। स्ट्रेट रॉड वाला 10 किलोमीटर डिवाइड बाय 28/60 ओवर। इसको फिर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 60 यानी 600 डिवाइड बाय 28 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर फटाक से 4.11 नोट करो। 4.11 फटाफट नोट करो। फटाफट नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4.12। 4.12 फटाक से क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोल रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ए वुमेन राइड्स ए बाइसाइकिल विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ से कौन से डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी हॉ हर अम्ब्रेला? ओके, वुमेन किधर जा रही है? नॉर्थ टू साउथ। एक काम करो ऐसे, वुमेन ऐसे जा रही है नॉर्थ टू साउथ। थोड़ी देर के लिए ईस्ट वेस्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, नॉर्थ टू साउथ ऐसे मान लो कि ये ऐसे जा रही है नॉर्थ टू साउथ। इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, और वुमेन ऐसे जा रही है बाइसिकल पे। यहाँ पे वुमेन जा रही है ऐसे। कितने से जा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से साइकिल लेके जा रही है। और रेन वर्टिकली फॉल हो रही है, ऊपर से नीचे फॉल हो रही है, और उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वेलोसिटी है? रेन की वेलोसिटी। किधर? नीचे गिर रही है, वर्टिकली नीचे। तो अगर कभी भी तुम्हें अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम आए ना कि उसको कैसे अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए, अगर ये रुकी हुई होती, सोचो ये बाइसिकल पे नहीं होती, 10 मीटर वेलोसिटी ऑफ साइकिल, यहाँ वेलोसिटी ऑफ वुमेन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साइकिल कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड नहीं होती, जीरो होती, तो समझना
तो अम्ब्रेला एकदम सीधा ऐसे खड़ा पकड़ के, क्योंकि ऊपर से बारिश गिर रही है ना, ऐसे करना पड़ता। लेकिन जैसे तुम साइकिल पे बैठ के स्पीड बढ़ाओगे ना, तो आपको रेन ऐसे लगेगा कि रेन तुम्हारी तरफ ऐसे गिर रही है, तो तुम्हें ऐसे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। तो हमेशा एक लाइन याद रखो कि अम्ब्रेला उस डायरेक्शन में होल्ड करना है जिधर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन या वुमेन, कुछ भी हो, याद रखना अम्ब्रेला उस डायरेक्शन में होल्ड करना है जिधर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। ओके, तो तुम्हें डायरेक्शन कौन सी में अम्ब्रेला होल्ड करना है? इस डायरेक्शन में, VRC की डायरेक्शन में। तो चाहो तो तुम थ्योरी में ऐसा लिख सकते हो, शी हैज टू होल्ड हर अम्ब्रेला, शी हैज टू होल्ड अम्ब्रेला, हर अच्छा नहीं लगता, शी हैज टू होल्ड अम्ब्रेला in opposite direction of velocity of rain with respect to WRT का मतलब समझो ना, with respect to velocity of साइक्लिस्ट या मैन वुमेन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, साइक्लिस्ट। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं VRC की डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना है। ये शॉर्ट में एक लाइन लिखो खुद से यार, कि जब भी अम्ब्रेला होल्ड करने वाला सवाल आए तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन फाइंड आउट कर दो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ओके, तो यहां पे समझ में आ रहा है, VRC निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है? नीचे, तो पहला वेक्टर नीचे। दूसरा वेक्टर वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, या माइनस है ना, वेक्टर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्या मैं इस डायरेक्शन को उल्टा बना दूंगा तो माइनस VC बन जाएगा ना, ये माइनस VC बन गया ना। ओहो, बच्चे ने बोला यस सर, दिस इज द माइनस VC और दिस इज द व्हाट VR, तो VRC क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट ही तो होगा, ट्रायंगल लॉ याद है, तो दिस इज द VRC। तो अम्ब्रेला जस्ट इसके अपोजिट होल्ड करना होगा, अम्ब्रेला जस्ट इसके अपोजिट तो होल्ड करना होगा। तो समझ में आ रहा है नहीं यार? ओके, तो ये एंगल निकालना आपने, और चाहो तो आप वर्टिकल से भी ये एंगल निकाल सकते हो। अभी रुक जाओ, पहले तो VRC, अब देखो ये हो गया, VC की वैल्यू कितनी? 10 और इसकी वैल्यू कितनी? 30, ठीक है। अब देखना कि आपको अम्ब्रेला किस एंगल पे होल्ड करना है, ऐसा होल्ड करना है, तो ये वाली लाइन यहां से आगे बढ़ाओ, ये वाली सोचो आपको ये एंगल निकालना है, लेकिन अगर वर्टिकल से निकालना हो तो ये निकालना पड़ेगा। तो एक काम करो, ये VC है ना, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो ऐसे। अरे पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं ना वेक्टर, बोला यस, VC को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये कितना हो गया? 10, और ये VR, ये वाली लाइन कितनी होगी? 30। तो ये एंगल निकालना है, तो क्या आप tan थीटा जानते हो? देखो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 डिवाइड बाय 30, यानी कि VC अपॉन VR, यानी कि 10 अपॉन 30। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। बस इतना लिख लोगे, आपको मार्क्स में दे दूंगा, इतना लिख लो, ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे। tan इनवर्स 1/3। क्या समझ में आया नहीं आया? ये फ्रॉम वर्टिकल है, फ्रॉम कहां से? वर्टिकल से, थीटा फ्रॉम वर्टिकल, थीटा फ्रॉम वेयर? वर्टिकल, वर्टिकल से tan इनवर्स 1/3। देख लो कहीं कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया, इस VC को मैंने पैरेलली ऊपर शिफ्ट कर दिया, और ये 30 है ना, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, क्योंकि आपको ये एंगल थीटा निकालना है ना, तो थोड़ा सा मुंडी ऐसे करके देखो, tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10/3, 10/30, 1/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.13, फटाक से आ जाओ 4.13, रफ करो ये, तब तक नोट कर लिया करो, पोज करके, वीडियो पोज करके नोट कर लिया करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4.13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4.13 कि ए मैन कैन स्विम विद a स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर।
स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ रिवर फ्लोज स्टीडली एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही मेक हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू रिवर करंट। रिवर करंट या रिवर फ्लो एक ही बात होती है। उसके बाद लिख रखा हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस अदर बैंक। एक रिवर फ्लो हो रहा है ऐसे, आप समझना। इस टाइप की प्रॉब्लम जेईई मेंस और नीट में पूछी जाती है, इसलिए रिवर बॉट प्रॉब्लम सिखा देता हूं आपको। रिवर बॉट प्रॉब्लम एक अलग से टॉपिक पढ़ाया जाता है, रिवर बॉट प्रॉब्लम्स। जेईई मेंस और नीट के लिए मैं आपको रिवीजन के टाइम है ना ये टॉपिक अलग से पढ़ा दूंगा, अभी टेंशन मत लो। अपनी एनसीईआरटी में इतना आप फोकस नहीं है इस पे, पर बहुत अच्छा टॉपिक है कि आपकी रिवर फ्लो ऐसे ऐसे हो रही है। रिवर का फ्लो कितना दे रखा है आपको, वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी, वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 किलोमीटर पर आवर ना, यस 3 किलोमीटर पर आवर। और ये नदी की आपको विड्थ कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर। नदी की विड्थ दे रखी है 1 किलोमीटर, डब्ल्यू विड्थ कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है। यहां से एक इंसान है जो क्या करता है एकदम परपेंडिकुलर टू द रिवर करंट, रिवर फ्लो से परपेंडिकुलर ऐसे कूद जाता है। और कितनी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। मैन की स्पीड कितनी 4 किलोमीटर पर आवर। देखो एक काम करो, अगर ये रिवर नहीं चलती तो ये सीधा सीधा सामने निकल जाता। कॉमन सेंस से सोचो, अगर रिवर का फ्लो नहीं होता तो ये मैन सीधा आर पार निकल जाता। लेकिन रिवर की फ्लो की वजह से रिवर क्या करेगी, हमेशा ट्राई करेगी कि इसको रिवर के साथ साथ ऐसा फ्लो कराएगी, ऐसे इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमेशा 3 किलोमीटर पर आवर से ऐसे ले जाएगी। तो ये सामने नहीं पहुंच के कहीं यहां पहुंच जाएगा, ऐसे यहां पहुंच जाएगा। इसको पहुंचना था जैसे ये पॉइंट ए है और इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट बी है, लेकिन ये बी पे नहीं पहुंचेगा, ये सी पे पहुंच जाएगा। ये सी पे क्यों पहुंचा, क्योंकि इसको 3 किलोमीटर पर आवर इधर भी मिल रहा है और 4 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर पर आवर इधर। सोचो 3 इधर है 4 इधर है, तो रिजल्टेंट तो बीच में जाएगा ना कहीं कहीं। अरे सर समझ में आ गया, क्योंकि 3 किलोमीटर पर आवर इसको रिवर भी ऐसे इसको ड्रिफ्ट करा देगी और 4 किलोमीटर खुद से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में ऐसे जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बच्चे ने बोला बिल्कुल आ रहा है। मैंने बोला ठीक है। रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा? एक बात बताओ, रिवर को क्रॉस कराने में कौन सी वेलोसिटी काम आ रही है? ये वेलोसिटी तो ड्रिफ्ट में काम आ रही है। जो एकदम क्रॉस कराना है ना, ये 1 किलोमीटर को कम कौन कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये 4 किलोमीटर पर आवर ही तो क्रॉस करा रहा है ना। ओहो, तो टाइम लगेगा, क्रॉसिंग टाइम। रिवर का क्रॉसिंग टाइम कितना हो जाएगा फटाक से देखना। क्रॉसिंग टाइम हो जाएगा आपका, विड्थ कितनी है 1 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 1/4 ओवर। 1/4 ओवर में क्रॉस हो जाएगा। इसको मिनट में बदल दोगे तो 60 कर दोगे तो 60/4 मिनट यानी कि 15 मिनट। अब 15 मिनट में क्रॉस कर जाओगे। कितने मिनट? 15 मिनट में। लेकिन ये 15 मिनट में बिल्कुल सामने नहीं पहुंचेगा, ये 3 किलोमीटर पर आवर से इसको इधर ले जाएगा। और जो ये ऐसे होता है ना, ऐसे लेट से दिस इज एक्स, तो इससे बोला जाता है ड्रिफ्ट। इस एक्स को क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट। नदी ने कितना ड्रिफ्ट करा दिया, तो ड्रिफ्ट निकालते फटाक से। ड्रिफ्ट कितना है? ड्रिफ्ट क्या होगा? ये वाली वेलोसिटी, नदी की वेलोसिटी तो ड्रिफ्ट करवा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू दूसरे बैंक तक पहुंचने में जो टाइम लगा वही टाइम ना, इनटू टी, क्रॉसिंग टाइम। वी आर कितना 3, टाइम कितना 1/4 ओवर। 1/4 ओवर है ना, तो फटाक से कितना आ गया 3/4 किलोमीटर। तो ये कहीं ना कहीं 3/4 किलोमीटर पहुंच गया। ये इस सामने वाले जस्ट अपोजिट पॉइंट से 3/4 किलोमीटर पे पहुंच गया। बहुत बढ़िया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.14। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट करना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो रिवर बॉट प्रॉब्लम ध्यान में रखना। अगर आपको जस्ट एकदम सामने जाना होता तो क्या करना पड़ता? थोड़ा सोच लो, इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिवर बॉट प्रॉब्लम
थोड़ी अच्छे से पढ़ा लो कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। ऐसे कि अगर मेरे को जस्ट अपोजिट पॉइंट पे जाना है, एकदम सामने जाना है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, यहां से मेरे को, और इसकी विड्थ है वो w है, विड्थ कितनी w है, और इस बोट की स्पीड है वो तुम्हें गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट। तो इसको क्या सीधा ऐसे कूदना चाहिए, सीधा ऐसे कूदना चाहिए सामने वाला पॉइंट पे जाए ना, आपको कॉमन सेंस से पता होना चाहिए कि थोड़ा किसी इस एंगल पे कूदना चाहिए, ताकि क्या होगा, ये वाला फ्लो है इसको ड्रिफ्ट करा के वापस इसी पॉइंट पे ले आएंगे, मतलब इसका एम इस तरफ होना चाहिए, तब कहीं ना कहीं ये ऐसे पहुंच जाएगा ड्रिफ्ट की वजह से। अगर आप सीधा कूद जाओगे ना तो ड्रिफ्ट होकर यहां पहुंच जाओगे, इसलिए ध्यान में रखना कि ये कहीं ना कहीं थीटा एंगल पे कूदना चाहिए। कितने एंगल पे कूदना चाहिए, थीटा एंगल पे कूदना चाहिए। अब देखो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ, अब देखो ये क्या है, इन रियलिटी आपका सीधा सीधा ऐसे जाएगा, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके, अब समझना, और दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं VBR प्लस VR इक्वल टू VB। देखो ट्रायंगल लॉस है, ये देखो ट्रायंगल, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर दोनों ऐड हो गए VB के इक्वल आ गया। ओके, तो यहां से VBR कितना आ गया, और आपको पता है वेक्टर रिलेटिव कैसे निकालते हैं, पहला वाला माइनस दूसरा वाला, क्या गया AB होता ना तो VA माइनस VB लिखते, तो दिस इज हो गया VB माइनस VR। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब देखो आपकी बोट को आपने ऐसे 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 रो किया, रो मतलब चलाना, अगर बोट को ऐसे रो किया ना थीटा एंगल पे, तो आपकी बोट जस्ट सामने पहुंचेगी, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उसके लिए कंडीशन होगी कि इस VBR का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, VBR sin थीटा, VBR sin थीटा, यस और नो, क्योंकि VBR है ना, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट थीटा की तरफ आएगा, तो थीटा की तरफ कौन सा कंपोनेंट आता है हमेशा, cos थीटा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा VBR cos थीटा, VBR cos थीटा, और इधर की तरफ कौन आएगा, VBR sin थीटा। अगर सोचो इसको जस्ट सामने निकलना है, तो ये VR नदी बोलेगी मैं इधर ले जाऊंगा, और VBR sin थीटा बोलेगा मैं इधर ले जाऊंगा। अगर ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो सीधा ऊपर निकल जाएगा। फील नहीं आई तो फिर से बोल रहा हूं कि अगर नदी इधर खींच रही है किसी स्पीड से, और ये बोला मैं उधर जाऊंगा, अगर ये दोनों कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बराबर हो गया ना, तो एकदम सीधा निकल जाएगा। कुछ समझ में आया नहीं आया, तो आपको अपोजिट पॉइंट पे जाना है ना, टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलरली, टू क्रॉस रिवर परपेंडिकुलरली क्रॉस करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, VBR sin थीटा शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो समझ में आ रहा नहीं यार, VBR आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, VR आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, sin थीटा यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरीके की क्वेश्चन मैं आपको है ना, जब अपनी स्कूल स्टार्ट हो जाएगी ना, जब तुम मिलोगे ना मेरे को ऑफलाइन, तब मजा आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत भयानक क्वेश्चन कर पाऊंगा, मजा आ जाएगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। तो मैं नदी में तैरना सिखाऊंगा, नदी में क्या सिखाऊंगा, तैरना सिखाऊंगा। रिवर वाटर प्रॉब्लम अभी बाकी है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4.13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4.14 क्या होगा, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। 4.14 क्वेश्चन नंबर 4.14 बोल रहा है कि इन ए हार्बर wind is blowing at a speed of 72 km per hour. VW मतलब velocity of wind, 72 km per hour velocity of wind. Okay, उसके बाद तुम्हें क्या बोल रहा है, and the flag on the mast of a boat anchored in the harbor flutters along the northeast direction. कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, विंड ब्लो कर रही है और उसका जो फ्लैग है ना उस बोट पे, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में।
ओके ओके ओके। इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ, एक काम करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब सोचो, पहले बोट रुकी हुई थी तो फ्लैग किधर जाएगा? जिधर विंड का फ्लो होगा ना, जिधर विंड फ्लो करेगी, जिधर विंड ब्लो या फ्लो करेगी उसी डायरेक्शन में फ्लैग है वो फ्लटर होगा। अच्छा, अगर मान लो यहाँ बोट तुम्हारी खड़ी थी और इसके ऊपर फ्लैग था, तो फ्लैग की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या? नॉर्थ और ईस्ट से इक्वल एंगल मतलब 45 डिग्री। नॉर्थ ईस्ट लिखा है, इसका क्या मतलब? नॉर्थ ईस्ट का मतलब जितना नॉर्थ से आओगे उतना ईस्ट से जाओगे। ओके, तो आपका इधर की तरफ विंड फ्लो कर रहा है VW। अगर आपकी बोट स्टार्ट कर जाए ऐसे ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ये वेलोसिटी ऑफ बोट है 15 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 51 किलोमीटर पर आवर। कितना? 51 है ना, एक मिनट मेरे को देखने दो। 51 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन। अगर ऐसे स्टार्ट कर जाए तो अब आपका फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा? अब फ्लैग कैसे उड़ेगा? ओके, तो मैंने बोला था ये अम्ब्रेला जैसी प्रॉब्लम है कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए, वैसे तो प्रॉब्लम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू बोट कैलकुलेट कर दो। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू क्या कैलकुलेट कर दो? बोट कैलकुलेट कर दो। उसी डायरेक्शन में आपका फ्लैग फ्लटर करेगा, फ्लैग फ्लटर करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया? VWB निकालना है। इसका क्या मतलब? वेलोसिटी ऑफ WB इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। लेकिन वेक्टर को अगेंस्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बच्चे ने बोला टेंशन मत लो सर, VB ऊपर है, VW ऐसे है, माइनस VB लाना है तो नीचे ले आओ। ओ, ये हो गया माइनस VB। बच्चे ने बोला ठीक है सर, अब कौन सी बड़ी बात है? एक वेक्टर आपका VW ऐसे है और VB ऐसे है आपका, तो इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से तो आएगा। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जस्ट इसके, तो इसका रिजल्टेंट यहां कुछ आएगा और दिस इज द VWB, दिस इज द व्हाट? VWB। तो बोला कि इस डायरेक्शन में एंगल कितना होगा? लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। पहले बताओ इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, वो समझते हैं। देखो ये एंगल 45 है और एकदम VB नीचे आ गया, तो ये 45 और ये 90 और 45 टोटल एंगल कितना हो गया? 135। तो दो वेक्टर के बीच का टोटल एंगल है 135। टोटल एंगल कितना है? थीटा, थीटा है 135। थीटा कितना है? 135। आपको क्या निकालना है? अल्फा। क्या मैंने tan अल्फा के लिए एक फॉर्मूला करवाया था? तुम्हें याद हो? अगर मैं इसको A वेक्टर मान लूं और इसको मैं B वेक्टर मान लूं, इसको मैं कौन सा वेक्टर मान लूं? A वेक्टर, और इसको मैं क्या मान लूं? B वेक्टर। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, वेक्टर पढ़ाया था तब, tan अल्फा इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। कुछ याद आया नहीं आया? बच्चे ने बोला बिल्कुल सर याद आ गया, ये फॉर्मूला तो सर हमें याद है। मैंने बोला फिर ठीक है, आ जाए जल्दी 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 जल्दी। tan अल्फा इक्वल टू B कितना? B कौन सा? ये रहा 51 किलोमीटर पर आवर। तो 51 साइन थीटा यानी कि साइन 135 डिग्री अपॉन A कितना? VW 72। B कितना? अरे B कितना? फटाक से बताओ B कितना? सर बच्चे ने बोला सर B बताऊं आपको? मैंने बोला बता सर, B आपका 51 किलो, ये रहा B, ये तो 51 है ना। बोला ठीक है, तो 51 cos थीटा कितना? 135 डिग्री। थीटा क्या होता है? दो वेक्टर के बीच का एंगल। ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा? 51 और साइन 135 होता है 1/√2, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, अपॉन 72 माइनस 51, cos की वैल्यू होगी 1/√2। ये माइनस कहां से आ गया सर? क्योंकि cos 135 है ना, वो सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, क्योंकि cos का राज नहीं चलता। कुछ याद हो तो ये प्लस ले लो या माइनस ले लो, वो माइनस प्लस बना देगा। फिर समझो, क्योंकि cos 135 की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए नेगेटिव साइन को मैंने ऐसे ही नेगेटिव यहां बना दिया।
क्या कुछ समझ में आ रहा है नहीं यार? इसको सॉल्व कर देना, जो आंसर है बस यही है। tan अल्फा इक्वल टू 51 1/√2 72 प्लस 51 इंटू -1/√2। इसको सॉल्व कर देना कैलकुलेटर से, आपका आंसर ऐसे छोड़ देना tan अल्फा। तो यहां से ये अल्फा निकालोगे तो इस वेक्टर से आएगा, कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट अल्फा 45 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। सोचो अल्फा 45 का मतलब क्या, यहां से अल्फा 45 पॉइंट समथिंग आता है, तो उसको कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में मान लेंगे, तो उसका फ्लैग है ना वो इस डायरेक्शन में ऐसे होना है पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा फील लो फिजिक्स को यार, मजा लो। सोचो अगर आपका बोट ऊपर जाएगा तो आपका फ्लैग पीछे चलना चाहिए, अरे पीछे उड़ना चाहिए। अगर बोट ऊपर जा रही है, समझो अगर ये बोट ऊपर जा रही है तो इस बोट के ऊपर वाला फ्लैग नीचे फ्लटर करना चाहिए, लेकिन विंड है वो ऐसा फ्लो कर रही है तो इसकी भी नहीं सुनेगा, इसकी भी नहीं सुनेगा। देखो इधर फ्लो फ्लटर करना चाहिए और विंड ऐसे चल रही है, तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा, उधर ही तो फ्लो फ्लटर करेगा ना। ओके अरे भाई आपको फ्लैग उड़ाना है, किधर उड़ेगा समझ में आ गया? देखिए आपने पतंग उड़ाई होगी ना, पतंग हवा नहीं होती फिर भी अपन कभी कभी दौड़ लेते हैं, बिल्डिंग पे उड़ के मत दौड़ना। एक बार मैं ऐसा हुआ था घटना आपके साथ, बाद में एक एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ, वो मैं शेयर करूंगा, अभी इसको रहने देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.15, एग्जाम्पल नंबर 4.15 4.15 क्या बोला था, सीलिंग ऑफ लॉन्ग हॉल। एक काम करो इसको स्किप कर दो, स्किप इसलिए करने को बोल रहा हूं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन गंदी है, बाकी क्वेश्चन कोई टफ थोड़ा है। सीलिंग हॉल, हॉल की हाइट है 25 मीटर, हॉल की हाइट कितनी 25 मीटर, यूं समझो ये हॉल है, सीलिंग मतलब ऊपर वाला, ओके जो छत होती है ना उससे। What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with speed of 40 मीटर पर सेकेंड, एक को 40 मीटर पर सेकेंड से, ये एंगल कुछ भी हो सकता है थीटा, और इसको मैंने फेंका 40 मीटर पर सेकेंड से, 40 मीटर पर सेकेंड से, कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है मैं बताता हूँ। बच्चे क्या सोचते हैं, मैक्सिमम रेंज, अरे सर मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करनी है। मैंने बोला हाँ सर थीटा 45 ले लो, थीटा कितना ले लो 45 ले लो। जैसे तुम थीटा 45 ले लोगे ना तो ये आपका पार्टिकल, ये बॉल है, इसको हिट कर जाएगी, लेकिन सवाल में बोला है कि हिट नहीं करना चाहिए। ओहो हिट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या, मतलब यूं ऐसे ओ टच करता करता यूं निकल जाए, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम हाइट 25 मीटर की इक्वल आनी चाहिए। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 25 मीटर, और आपको यू गिवन है 40 मीटर पर सेकंड, हाइट गिवन है, तो थीटा निकाल सकते हो। इस एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एच मैक्सिमम कितना आ सकता है 25, यू कितना है 40 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके 2g को इधर ले आओ, इधर 25 इंटू 2g, 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, और इस 2g को इधर ले आओ तो 25 इंटू 2g इंटू कितना 2g, g को मैं 10 कंसीडर कर लेता हूँ, वैसे 9.8 लेना हो तो फिर 10 कंसीडर कर लो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, ऊपर आ गया 500, नीचे कितना आ गया, नीचे कितना आ गया 1600। वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, नीचे कितना आ गया 416 1600, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 5/16। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो साइन थीटा कितना आ जाएगा √5/4, √5/4। अगर आपके पास साइन थीटा आ गया, क्या आप कॉस थीटा निकाल सकते हो? यस। कैसे निकालोगे कॉस थीटा? कॉस थीटा इक्वल टू होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कॉस थीटा निकाल दोगे। ऐसा क्यों बोला सर, कॉस थीटा क्यों निकालने को बोल रहा हूं? क्योंकि आपको रेंज निकालनी है। रेंज इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, यही तो रेंज होगी ना, अरे यही तो रेंज होगी, बोला यस। तो सर ये साइन थीटा है पर यहाँ साइन 2 थीटा होता है,
तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। मैंने बोला चिंता क्यों करता है भाई, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को ऐसे लिख सकता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। बोले यस। यू पता आपको 40 मीटर पर सेकंड, तो 40 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा ये पड़ा √5/4 कॉस थीटा यहां से निकाल देना √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। यार इंजीनियर डॉक्टर बनने जा रहा है, दिमाग लगाना पड़ेगा। 4.15 हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 4.16 करते हैं। एग्जांपल नंबर 4.16 अच्छा एग्जांपल था। 4.15 बस कैलकुलेशन गंदी थी, बाकी बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। 4.16 क्या बोल रहा है, ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। क्रिकेटर है वो 100 मीटर तक बॉल को फेंक सकता है। आर मैक्स 100 मीटर। आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। आर मैक्सिमम कब आएगा, जब ये साइन 2 थीटा 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, थीटा 45 आएगा। थीटा कितना आएगा, 45 आएगा। अगर थीटा 45 आ गया इसका मतलब क्या हो गया, यू स्क्वायर बाय जी 100 मीटर के इक्वल आ गया, क्योंकि ये तो 1 बन गया ना, ये तो 1 बन गया, तो यू स्क्वायर बाय जी किसके इक्वल आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अगर ये क्रिकेटर ऊपर फेंके, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। अगर क्रिकेटर को ऊपर फेंकनी ऐसे, वो हॉरिजॉन्टल में 100 किलोमीटर, थीटा 45 लेके ऐसे फेंक देता है, तो मैक्सिमम रेंज कितनी आती है 100 मीटर। एकदम ऊपर फेंके, एकदम वर्टिकली ऊपर फेंके, तो मैक्सिमम कितना फेंक सकता है, तो एच मैक्स निकालना है। कोई क्रिकेटर अब बॉल को ऊपर फेंकता है तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालनी, जैसे एच मैक्स क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। यस और नो, बोले यस। थीटा कितना, एकदम ऊपर फेंकना है तो थीटा 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1। आपको क्या करना है, यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू पता है आपको कितनी, 100 बाय 2 50 मीटर। आंसर आ गया, 50 मीटर ऊपर फेंक सकता है। मैक्सिमम कितना ऊपर फेंक सकता है, 50 मीटर, क्योंकि स्पीड तो वही रहेगी ना, उसकी पावर तो थोड़ी चेंज होगी। ओके आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4.17 करते हैं। 4.16 अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कॉन्सेप्ट सीख लेना। मैंने क्वेश्चन को कैसे फोड़ा तुम भी ऐसे सीख जाओ। क्वेश्चन नंबर 4.17, क्वेश्चन नंबर 4.17 क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टोन टाइड टू एंड ऑफ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज वेल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विद ए कांस्टेंट स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड। ओके, इफ द स्टोन मेक्स 14 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड। 14 रिवॉल्यूशन कितने सेकेंड में, इन 25 सेकेंड, इन 25 सेकेंड। फिर क्या बोल रहा है उसने आगे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। आपको पता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि आपको गिवन है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहां से पता लगा, कांस्टेंट स्पीड से। कहां से पता लगा, कांस्टेंट स्पीड से पता लग गया कि सर्कुलर मोशन कैसी हो रही है, यूनिफॉर्म हो रही है। ओके, तो इससे पता चला कि यूसीएम हो रही है। और यूसीएम में आपको एसी तो पता ही होता है, एसी होता क्या है, v स्क्वायर अपॉन आर, यही तो होता है ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। बच्चे ने बोला हाँ यार ये तो सर आपने पढ़ा रखा है। मैंने बोला बस। बोला आर कितना सर, आर आपको गिवन है 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दे तो 80/100 मीटर में कितना आ जाएगा, 0.8 मीटर। 80 सेंटीमीटर का मतलब कितना, 0.8 मीटर। सो ओमेगा कैसे निकाल, ओमेगा होता क्या है, ओमेगा मैंने रिलेशन लिखवाया था उसने 2πf। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करोगे वो समझो कि 14 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, एफ इक्वल टू नंबर ऑफ, याद रखना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। तो सोचो 25 में 14 रिवॉल्यूशन,
तो 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन? 14/25। अरे यार कुछ समझ में आया नहीं आया? तो 1 सेकेंड में रिवोल्यूशन हो जाएंगे 14/25 रिवोल्यूशन। बच्चे ने बोला सर ये फ्रीक्वेंसी मिल गई 14/25। ओके, इतना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ओमेगा कौन सी बड़ी बात? ओमेगा इक्वल टू 2 इंटू एफ। तो 2 कितना? इतना। पाई कितना? 22/7, 22/7 ना, इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी? 14/25। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स। यस और नो? यस। तो यहां से ओमेगा मिल गया। तो ये कितना हुआ? 2 इंटू 22, 44, 44 गुना 88, 88/25। ओमेगा कितना मिल गया? 88/25 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो यहां से आपको एसी निकालना है। एसी कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा मिल गया, देख 88/25 का होल स्क्वायर इंटू आर कितना? 0.8। कैलकुलेटर से सॉल्व कर देना, तेरा आंसर आ जाएगा। आपको डायरेक्शन भी पूछी तो डायरेक्शन लिखना ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। इसकी डायरेक्शन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नाम ही सेंट्रीपिटल होगा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, लिख लो यार, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। डायरेक्शन किधर होगी? ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। क्वेश्चन नंबर 4.17 के बाद आगे बढ़ो। अच्छा क्वेश्चन था 4.17, तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपको समझ में आना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन सर ने क्या पढ़ाई थी। 1 सेकंड में जितने रिवोल्यूशन करेगा वो फ्रीक्वेंसी है। वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा होता है 2 इंटू एफ। ओमेगा कितना होता है? 2 इंटू एफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.18। एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट ए हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। 4.18 करा। 4.18 एक एयरक्राफ्ट है, कितने रेडियस का एक लूप ले सकता है? लूप मतलब सर्कल जैसा, ऐसा करके ऐसा 1 किलोमीटर। कितना लूप ले सकता है? 1 किलोमीटर का। विथ स्टडी स्पीड। स्टडी का मतलब अगेन कांस्टेंट होता है। स्टडी का मतलब क्या होता है? अरे स्टडी का मतलब होता है कांस्टेंट। अरे सर कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। सर यूसीएम में तो एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, ऑलवेज सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू होती है सर v²/r या ओमेगा² इंटू आर। बोला स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। आपको v गिवन है, ओमेगा वाला टेंशन नहीं मतलब। AC इक्वल टू v²/r लगाओ क्योंकि आपको v गिवन है। फ्रीक्वेंसी होती तो ओमेगा से करते हैं। v इक्वल टू 900 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखो किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो बदल सकते हो। कैसे? 900 इंटू किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकंड में, 5/18। 18 का पारा बोलो, 18.90 इंटू ये 500, ये कितना हो गया? 250 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी होगी? 250 मीटर पर सेकंड। तो AC निकालना। AC क्या हो जाएगा? v²/r। v कितना? 250 का स्क्वायर अपॉन r कितना? 1 किलोमीटर। कितना है? 1 किलोमीटर। क्या इसको मैं 1000 मीटर लिख सकता हूं? बच्चे ने बोला यस सर। मैंने बोला 1000 मीटर। तो अब यहां से क्या आ जाएगा? 250 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना? 625। 0 इंटू 0 अपॉन 1000। तो ये कितना हो गया? 2 0 से 2 0 गया, 10 से डिवाइड करोगे तो 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन आया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब क्या बोल रहे? कंपेयर इट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विथ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 भी ले सकते हो पर मैं 10 ले लूंगा। ओके, या फिर इसको g ले लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया? g हो गया। तो याद रखना 62.5 है। जब भी कंपैरिजन की बात आए ना, कुछ नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू
सेंट्रीपिटल अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ जाएगा 62.5 डिवाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 6.25। लेकिन आप अगर चाहो तो इसको 9.8 से भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ गिवन ना हो तो किससे कर सकते हो 9.8 से, तो कुछ कुछ आएगा, आएगा नहीं आएगा देख लेना। तो AC को ऐसा लिखा जा सकता है 6 पॉइंट जो भी आए यहाँ पे, ठीक है रहने दो, ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.19, चलिए आ जाओ फटाक से 6.19 में, 6.18 हो गया, 6.19 में आ जाओ। 6.19 अगेन अच्छा क्वेश्चन है। Read each statement below carefully and state with reason if it is true or false। मतलब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ट्रू और फॉल्स। Net acceleration of a particle in circular motion is always along the radius of the circle towards the center। बचाओ सर्कुलर मोशन में सर हाँ टूवर्ड्स द सेंटर होता है एक्सेलरेशन। अब एक गधेड़े इसमें क्या बोल रखा है नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहाँ बोला है, इसमें तो सिर्फ सर्कुलर मोशन बोला है। अच्छा यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मतलब इसकी स्पीड चेंज हो सकती है। ओ सर स्पीड चेंज हो सकती है, तो स्पीड चेंज होगी इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी तो इसके साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। स्पीड बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन स्पीड की डायरेक्शन में ना, क्योंकि सिर्फ बोल लगा सर्कुलर मोशन। ओ सर एक एक्सेलरेशन ऐसे और एक हमेशा सेंटर की तरफ, तो इसका नेट किधर आएगा, एक एक्सेलरेशन एक वेक्टर ऐसे दूसरा वेक्टर ऐसे, तो नेट वेक्टर ऐसे आ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4.19, 4.19 का पहला क्वेश्चन क्या हो गया फॉल्स। ये फोटो बना लेना, समझ जाना कि 80 इस डायरेक्शन में होगा तो ये नेट ऐसे आएगा। ओके अगर स्पीड डिक्रीज करती तो 80 नीचे आता, फिर भी सेंटर की तरफ ये नेट नहीं आता ना, क्योंकि इसमें नेट एक्सेलरेशन पूछा है। कौन सा एक्सेलरेशन पूछा है, नेट पूछा है, सेंट्रीपिटल थोड़े पूछा है। ओके तो पहला पार्ट बहुत ही अच्छा पार्ट था। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट ए पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। सर्कुलर मोशन में ऑलवेज वेलोसिटी उस पॉइंट पे टेंजेंट होती है। उस पॉइंट पे अगर यहाँ पे पार्टिकल होगा ना तो यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी होगी, तो ये ट्रू हो गया, ये क्या हो गया ट्रू हो गया, करेक्ट, उस पॉइंट पे टेंजेंट होगी। नेक्स्ट द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर वन साइकिल इज नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब होता है जीरो, तो सेकंड ट्रू हो गया। थर्ड देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड क्या कांस्टेंट, यूसीएम बोल रखा है ना आपको। ओहो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड कांस्टेंट। अब देखो इसी में समझ जाओ। और वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल का क्या मतलब, जहां से स्टार्ट हुआ था वापस वहीं आ जाना, मतलब इनिशियल स्पीड v थी तो फाइनल वेलोसिटी भी v ही रहेगी ना, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम, वो भी सेम। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ए एवरेज फाइनल वेलोसिटी माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा t। टाइम भले कुछ भी लगाओ, v फाइनल और v इनिशियल दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म है मतलब स्पीड कांस्टेंट है, तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब नल वेक्टर, इसका मतलब कैसा वेक्टर, नल वेक्टर। एवरेज जीरो आ जाएगा। इसका दूसरा मेथड भी बताता हूँ। एवरेज क्या आया जीरो, ये मैथ से, मैं कॉमन सेंस से बताऊं, कॉमन सेंस से कि ये सर्कुलर मोशन है। मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट, तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर, यूसीएम की बात कर रहा हूं। जब ये थोड़ी देर बाद ऊपर जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर। जब ये इधर आ जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर। जब ये नीचे आ जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर। हर पॉइंट पे देखो, इसके सामने कोई है, इसके सामने कोई है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर देगा, तो ए एवरेज कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एवरेज का मतलब होता है सबको जोड़ना, इसको इसके साथ जोड़ूंगा जीरो आ जाएगा, इसके सामने भी कोई होगा ना आपस में कट पिट के जीरो आ जाएगा। इसको बोलते हैं नल वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4.20 खुद से करो, 4.20 खुद से करो। कल से मैं करवाऊंगा तुम्हें 4.21 से। 4.20 होमवर्क ले जाओ। वैसे होमवर्क पहले मिल चुका है, पर तुम लोगों का टेस्ट था ना, तो मैं फिर से होमवर्क दे रहा हूँ, ये कर लो खुद से। कितना है 3t
आई कैप प्लस 2t, प्लस या माइनस, माइनस है ना, माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप प्लस 4k कैप। आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, where t second coefficient have the proper unit r to meter, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी a of particle, पहला पार्ट है वेलोसिटी निकालना है। मैं बता दूं वेलोसिटी क्या होगा, dr by dt। डिफरेंशिएट तो करना है। देखो 3t का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे t वेरिएबल है, टाइम ही तो वेरिएबल है, 3 तो एक कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा 3 dt अपॉन dt, 1 बन गया, तो 3 आई कैप माइनस 4 इज 2t स्क्वायर, 2 तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, अरे 2 तो कांस्टेंट आ गया और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। फॉर्मूला याद है ना, t की पावर 2 अपॉन dt, ये n है ना तो n बाहर आ जाता है और बस t बच गया, n माइनस 1, x की पावर n, डिफरेंशिएशन याद करो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, फटाक से याद करो, जिन बच्चों को याद नहीं है फिर से याद कर लो, x की पावर n का कैसे करते हो, n x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ t स्क्वायर है तो कोई नहीं dt से करता, तो 2t की पावर 2 माइनस 1 कितना 1, इसीलिए ऐसा, तो 2t और क्या आ जाएगा j कैप प्लस 4 एक कांस्टेंट है, इसके साथ टाइम ही नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। ओके, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया 3 आई कैप माइनस 2 इंटू 2 कितना 4 इंटू टी जे कैप। आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया। क्या आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, यस। एक्सेलरेशन निकालना हो तो फिर v को डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, 3 के पास कुछ भी टाइम वाइम नहीं है तो 0, माइनस 4 के पास ओनली टाइम की पावर 1 है तो सिर्फ 1 बन जाएगा, तो ये 4 तो एज इट इज, और t का डिफरेंशिएशन कितना 1, तो आपके पास आ गया 4 j कैप और यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड था। क्या समझ में आया नहीं आया, तो ऐसा सॉल्यूशन आ गया -4 j कैप। पूछा क्या, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड पे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ना, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, सेकंड पार्ट क्या है कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी वेक्टर है क्या, ये ना 3 आई कैप माइनस 4t j कैप। अगर मैं t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी लिखूं, t इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो जहां t दिख रहा है वहां 2 पुट कर दो, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 j कैप, और यूनिट क्या आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। सर दिस इज आई कैप के साथ vx, j कैप के साथ क्या vy। सर मैग्नीट्यूड चाहिए, मोड ऑफ वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकंड पे रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, याद है ना, बच्चे ने बोला सर बिल्कुल याद है, मैं बोला फिर मस्त रहे, 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 और 9 कितना हो गया 73, तो रूट 73 इज आंसर मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा स्पीड का मैग्नीट्यूड। मोड का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड। अब बच्चे ने बोला सर डायरेक्शन पूछी, डायरेक्शन कैसे बताऊं, मैंने बोला डायरेक्शन बहुत आसान है। डायरेक्शन देखो, एक्स एक्सिस से डायरेक्शन निकाल रहा हूं, जब भी एक्स एक्सिस से डायरेक्शन निकालनी हो वेलोसिटी की, तो tan थीटा इक्वल टू आपको सिंपली कर देना vy अपॉन vx। vy कितना -8, अरे vy कितना -8, तो tan थीटा इक्वल टू -8/3, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया tan इनवर्स -8/3। कुछ समझ में आया नहीं आया, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। फटाफट नोट कर। चलिए आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। सारे बच्चे लेक्चर देख लिया करो और अपने नोट्स में एक्सरसाइज सॉल्व कर दिया करो, क्योंकि टेस्ट में मैं एक्सरसाइज से पूछूंगा तुम्हें। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, मिस मत करो एक भी, है ना। एक बहुत ही अच्छे लेवल से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा है।